तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है जिसमें हम यूनिट 7 पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 हमारी चल रही थी जो कि हिंदी कहानी वाली यूनिट है और हम दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा नेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2024 में। उसका एक फ्री बैच हम लोगों ने शुरू कर रखा है जिसमें एक तरफ तो हम यूनिट 2 कर रहे हैं और दूसरी क्लास में हमारी यूनिट 7 साथ साथ में चल रही है। हमारा ये टारगेट है कि आप लोगों को हम फ्री में पूरा कोर्स करवा के दें, जो कि कोई भी नहीं करवा रहा है ना कोई करवा पाएगा। तो एक तरफ हमने यूनिट 2 शुरू कर रखी है और एक तरफ यूनिट 7 हमारी चल रही है। यूनिट 7 के अंतर्गत हम आज राजा निर्बंसिया कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका हम पूरा समग्र विवेचन, समस्त विवेचना इसकी हम करेंगे। पूरा इस कहानी को पढ़ेंगे, इसके जो प्रमुख तथ्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। नोट डाउन करते चलिएगा मेरे साथ में, कागज और कलम लेके बैठिएगा। और हाँ दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिट 2 के लिए हमारी जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं, 22 या 23 क्लासेज हो चुके हैं यूनिट 2 की, वो जो क्लासेज हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। इस प्रकार की प्लेलिस्ट आपको चैनल में जाके देखेंगे तो यूनिट 2 की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जाकर चेक कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जो और भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में उन लोगों को भी फायदा मिले। दोस्तों, इतना ज्यादा मैटर आपको फ्री में कोई भी नहीं देता है, कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं देता है। ये सिर्फ आपको हिंदी सरोज पे ही अवेलेबल हो पाएगा। आप जाके किसी भी क्लास को देख लीजिए, यूट्यूब पर इतना सारा मैटर फ्री में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजा निर्बंसिया जो कहानी है, इसके रचनाकार कमलेश्वर हैं, जिनका पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। इसका प्रथम प्रकाशन जो है वो 1956 ईस्वी में कहानी पत्रिका में हुआ था और 1957 में दोस्तों ये राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में इसका प्रकाशन हुआ था। तो आपको बहुत जगह 1957 इसका मिलेगा, वो भी सही है, क्योंकि एक कहानी संग्रह के रूप में राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में इसका प्रकाशन 1957 में ही हुआ था। तो अगर दोनों में से ऑप्शन मिलता है आपको, दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले 1956 या 57 जो भी मिले उसको टिक करके आइएगा, वो सही आंसर होगा। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हम देखेंगे। राजा निर्बंसिया, रानी लक्ष्मी जो है ये एक गौण पात्र है जो कि अलग से उनकी कहानी चलती है, समानांतर एक कहानी चलती है। जगपति, चंदा इनकी कहानी है और इनके माध्यम से निर्बंसिया तथा जगपति की मनस्थिति और स्त्री सतीत्व की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें जो मूल समस्या है वो स्त्री सतीत्व की दिखाई गई है दोस्तों, कि किस प्रकार जगपति अपनी धर्मपत्नी चंदा पर शक करने लग जाता है और उसके चक्कर में उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ये इसमें दर्शाया गया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो देख लेते हैं। जगपति है, चंदा, एक बचन सिंह है जो कंपाउंडर है, वो इसमें प्रतिनायक के रूप में भी दर्शित किया गया है इसको। दयाराम है जो कि जगपति के दूर का भाई है और जगपति की मां है। ये इसके प्रमुख पात्र हैं दोस्तों। और गौण पात्र बहुत सारे हैं जो हम कहानी पढ़ते पढ़ते देखते रहेंगे, उनको लिखते रहेंगे। इस कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए आप जान सकेंगे कि नई कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ताओं कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव में से एक कमलेश्वर की कहानियां एक नई और भिन्न जमीन की कहानियां हैं। कमलेश्वर की कहानियां आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अलग वो दिखाई देती हैं। मैंने अपनी पीएचडी में जो थीसिस किया था उसमें कमलेश्वर ही राइटर को लेके मैंने किया था और मैंने इनकी सारी कहानियां पढ़ी हैं, सारे उपन्यास पढ़े हैं। बहुत ही उम्दा किस्म की इनकी लेखनी है और इन्होंने 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं दोस्तों। यहाँ न तो सिर्फ गांव है और न सिर्फ शहर, बल्कि भारत के आम आदमी की जिंदगी की असली तस्वीर प्रस्तुत करने वाला वह कस्बा है जो थोड़ा गांव भी होता है और थोड़ा शहर भी। इस कहानी को पढ़कर आप क्या क्या सीखेंगे? नई कहानी आंदोलन की सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। नई कहानी आंदोलन और कमलेश्वर की कथा संवेदना
से परिचित हो सकेंगे। इनकी जो कथा संवेदना है वो आम आदमी को ही सेंटर में लेकर चलती है, केंद्र में लेकर चलती है, और बहुत ही अच्छी कहानियां इन्होंने आम आदमी के लिए लिखी हैं। आम आदमी ही उसमें पात्र रहते हैं और प्रमुख नायक नायिका जितनी भी हैं वो सब आपको आम जनजीवन में जिए जाने वाले मनुष्य मिलते हैं। आप अपनी जगह उनको रख के देखिए या फिर उस कहानी में आप उन पात्रों की जगह खुद को रखकर एकदम कहानी को देख सकते हैं। इस प्रकार की कहानियां ये रचते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के माध्यम से पुराने चले आ रहे सामंती मूल्यों से मुक्ति की छटपटाहट और नए मूल्यों के स्वीकार के बीच के द्वंद्व को जान सकेंगे। आगे सामंती मूल्यों के विघटन और उसके बावजूद उन मूल्यों को ढोने वाले समाज तथा व्यक्ति के जीवन में घुले हुए घुटन के तत्वों को पहचान सकेंगे। किस प्रकार आम आदमी की जीवन में घुटन घर कर जाती है, किस प्रकार उसका जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है, ये इस कहानी में हम देखने वाले हैं। संविधानता प्राप्ति के बाद भारतीय जीवन में आर्थिक परिस्थितियों के महत्व और उसके हस्तक्षेप से बचने वाली जीवन स्थितियों का साक्षात्कार हम कर सकेंगे। आम आदमी के जीवन का कोना कोना ये झांक कर आए हैं। जिस प्रकार तुलसीदास जी के बारे में लिखा है, इसी प्रकार कमलेश्वर के बारे में हम कहानी तथा उपन्यास में इनके बारे में हम कह सकते हैं कि आम आदमी के जीवन का कोना कोना ये झांक कर आए हुए हैं। उनके जीवन की इन्होंने कोई एक तिनका तक नहीं छोड़ा है जिनका वर्णन इन्होंने अपनी कहानी या फिर उपन्यास में नहीं किया है, अपनी लेखनी उस पर नहीं चलाई है। कस्बाई आदमी हो, चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति हो या फिर महानगरीय जीवन हो, उसका चित्रण इन्होंने अपने साहित्य में बखूबी किया है। तो ये कमलेश्वर के बारे में और इनकी कहानियों के बारे में है, ये नहीं है जाने, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हम कहानी से शुरू करते हैं क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी भी है, समय ज्यादा लगने वाला है दोस्तों, तो संयम रखकर कहानी को देखिएगा और जो मैं बताऊं वो साथ साथ में नोट करते जाइएगा। एक राजा निर्बंसिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उसके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गोरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरे रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। देखिए दोस्तों, कोई भी कहानी है, कोई भी निबंध है या फिर कोई भी नाटक है, उसकी आरंभिक पंक्तियां हमें पता होनी चाहिए। ये पंक्तियां देके पूछ लेते हैं कि किस रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो ये शुरू की पंक्तियां जो हैं ये हमें याद रखनी है, कहां से इस कहानी की शुरुआत हुई है और चौक पर मिट्टी की कितनी गोरे रखी जाती थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि संख्या वाला क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, खासकर यूजीसी नेट में। तो 6 गोरे रखी जाती थी, ऊपर वाली पर बिंदिया और सिंदूर लगता था और 5 जो थी वो नीचे दबी रहती थी। एक और दीपक और बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता जिस पर रोली और सथिया बनाया जाता। सभी बच्चे मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। तो यहां तक पहला पैराग्राफ है। इसके बाद में मां कहानी शुरू करती है। एक राजा निर्बंसिया थे, मां सुनाया करती थी, उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। इसमें 2 कहानियां समांतर चलती हैं, एक राजा निर्बंसिया की और जगपति और चंदा की, जो कि उस समय के मनुष्य थे, और राजा जगपति और उनकी पत्नी वो पुराने जमाने की। 2 कहानियां समांतर चलती हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा भेद दिखाएंगे। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी। यहाँ पर रानी का नाम भी कई जगह आपको लक्ष्मी लिखा हुआ मिलता है गाइड्स में, लेकिन रानी का नाम लक्ष्मी नहीं है, यहाँ पर लक्ष्मी सी रानी दिखाया है यहाँ पर लेखक ने। मैंने कई गाइडों में देखा कि रानी का नाम लक्ष्मी दिया हुआ है, वो ठीक नहीं है। चंद्रमा से सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते थे। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था राजा जगपति, जो इस समय का है।
तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्मे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जगपति जो है वो क्या कार्य करता था, उसकी जो जीवन यापन है वो कैसे चल रहा था, तो उसका जीवन यापन एक वकील के यहाँ वह मुहर्रिर की नौकरी करता था, उसी से उसका जीवन यापन चलता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उस वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी। उनका कुछ ऐसा विश्वास था, कुछ ऐसा अंधविश्वास मान सकते हैं उसको, या फिर लोगों ने कानाफूसी कर दी थी कि वो लड़की को विदा नहीं करना चाह रहे थे। ब्याह हो जाएगा और 7वीं भांवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। यानी कि 6 फेरे करवा दिए थे और कहा था कि लड़की तब ही विदा होगी जब हम 7वां फेरा करवाएंगे। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी। लड़की वाले थोड़े अकड़ गए और उन्होंने कहा कि हमें इस लड़की की शादी करनी ही नहीं है, कहीं और इसकी शादी हम कर देंगे, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब इस घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। पूछने को यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि शादी के बाद चंदा जगपति के घर कितने समय बाद आई, तो 1 साल। यहां पर लिखा साल खत्म होते होते, यानी कि 1 साल बाद वो उनके घर आई थी, गोना हुआ। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी, गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली, पूजा पाठ में समय कटने लगा उनका। दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी। भाई वो फ्री हो गई थी अपनी जिम्मेदारियों से, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए पड़ोस की लेडीज के साथ में दिन भर बतियाती रहती थी। पर सांस का रोग था। जगपति की मां को कौन सा रोग था? सांस का रोग था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था। क्या समझाया था? बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार से पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूं। अब तुम ध्यान रखना। ये किसका कथन है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। भाई कोई बहुत कमाने खाने लग जाता है गरीब आदमी, तो रिश्तेदारों के आंखों में वो खटकने लगता ही है। ऐसी है दुनिया। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाने के बराबर है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला, कहते कहते मां की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई। कितने बरस तक जगपति को संतान नहीं हुई थी? 4 बरस तक। ये भी नोट कर लीजिएगा कि उसको 4 बरस तक संतान नहीं हुई थी और उनकी मां की मृत्यु शादी के 4 साल बाद हुई है। ये भी नोट कर लीजिएगा। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था। क्या सब्र कर लिया था चंदा ने मन में? कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने के लिए मिल गया था।
घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। यानी कि उस घर में वो रच बस गई थी बहुत अच्छे से। एक रोज राजा आखेट को गए। यहां पर दूसरी कहानी जो राजा वाली है वो सुनाती है, मां सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे सो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। तो राजा जगपति जब आखेट के लिए जाता था तो कितने दिन बाद आता था? 7वें दिन वो आता था, यानी कि 6 दिन बाद वो आता था। पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया। जब राजा नहीं लौटे, रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। अब यहाँ पर वापस उस जमाने की कहानी आ गई है। उसके दूर के रिश्ते भाई दयाराम की शादी थी। किसकी शादी में गया था वो? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जगपति किसकी शादी में गया था? वो गया था अपने दूर के भाई दयाराम की शादी में। इसको नोट कर लीजिएगा। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। दयाराम के घर पे क्या हो गया था? डाका पड़ गया था। और ये डाके की जो कहानी है ये भी बहुत ही रुचिपूर्ण है। इसको देख लेते हैं क्या हुआ था जब डाका पड़ा था। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिग्गी बन गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। उन्होंने गोलियों का सामना लाठियों से किया। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई। ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। ये जो कथन है ये जगपति का कथन है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये एग्जाम की दृष्टि से। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांग के पार करती निकल गई। कहां गोली लगी थी? जांग में गोली लगी थी। दूसरी उसकी जांग के ऊपर कूल्हे में समाकर रह गई। गोली कूल्हे के अंदर ही रह गई। चंदा रोती कलपति और मनोतिया मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति के देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। जो अटेंडेंट के लिए वहां पर कोठरियां बनी हुई थी वहीं वो रुकी थी। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। कितना दूर पड़ता था कस्बे के अस्पताल से उसका गांव? 4 कोस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। जब नया नया किसी को कुछ दुख होता है तो रिश्तेदार शुरू में आके तो पूछते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद जब देखते हैं कि भाई इसका दुख तो इतना बड़ा है कि जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उनके पास आना जाना वो लोग छोड़ देते हैं। उसको अपने हाल पर रहना पड़ता है। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। डॉक्टर वहां पर नहीं आता था, कंपाउंडर से ही काम चलता था। ये वहां के आम जनजीवन की व्यथा है। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था।
रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी, 6-7 ही खाटें थी रोगियों के लिए। मरीजों के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। ये उस अस्पताल का उन्होंने एक दृश्य यहाँ पर चित्रित कर दिया है कि क्या हालत थी उस छोटे से अस्पताल की। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते थे या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। यहाँ पर बहुत करारा व्यंग है। गांवों में जो स्त्रियों की स्थिति थी, छोटे कस्बों में जो स्त्रियों की स्थिति थी, उस पर इन्होंने गहरा कटाक्ष किया है कि औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। उनको तो कोई पूछता ही नहीं था, चाहे वो कितनी ही बीमार शिमार हो जाएं। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांसें रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। यहाँ पर बचन सिंह की जो कार्यकुशलता है उसको भी दर्शाया है। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपने भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई और उसकी बांह से टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। चंदा उसको देख नहीं पा रही थी ऐसी हालत को, वो बहुत पीड़ा में था, इसलिए चंदा रोने लग गई थी। बचन सिंह शहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहों कराहों, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ। किस लिए हुआ? क्योंकि चंदा का आंसू उसके बाह पर गिरा था और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, च रोगी की हिम्मत टूट जाती है। ऐसे कहना चाह रहा है कि आप रोइए मत, आप ऐसे रोएंगे तो मरीज की हिम्मत टूट जाएगी, वो कैसे फिर अपने आप को रिकवर कर पाएगा। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बातों से उचट गया। वह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। चंदा उसको एकटक देखती रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयां? चंदा ने पूछा। ये कथन इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसका है? ये कथन चंदा का है। पूछा जा सकता है। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें, बचन सिंह ने कहा।
चंदा चुप रही तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयां सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आवाते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा कि जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे मैं कहूंगी। चंदा ने कहा कि देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब ने बोला है तो दवाइयों का जुगाड़ कर ही देंगे, मैं उनसे कह दूंगी। तो क्या कहता जगपति, नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोड़ का रोग है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में आने लायक है। ये जगपति का कथन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। वह बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति था और वह किसी की दया भाव अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहता था। इसीलिए वह जो दबा दबा सा महसूस अपने आप को कर रहा था। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। यानी कि तुम औरत के सामने किसी का एहसान लेते हुए झिझकते हो, नहीं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दूसरे के एहसान अपने ऊपर तुम लेते रहते हो। यह जो है पुरुष की मानसिकता दर्शाई गई है जगपति और चंदा के माध्यम से। पुरुषों की जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है उसको दर्शाया गया है। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते हुए तुम्हारा झूठ पोरुख तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुंह पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई। बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयां किसी की मेहरबानी की नहीं हैं, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई हैं। तो उसकी दवाई क्या बेचकर आई थी? कड़ा बेचकर आई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछने लायक। मुझसे पूछा तक नहीं, आगे क्या कहता है जगपति, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। वो ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति है लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं है, तो वो अपनी बात को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था
कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। वो कड़ा बेचने को और भी खराब चीज मान रहा है और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे जाता है। अब जब कड़ा बेचने की बात उसने सुनी तो वह गरीब आदमी यह सोच रहा था कि इससे अच्छा तो बचन सिंह की दया की भीख ही मुझे मिल जाती। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई। अर्थात वह अपना कड़ा लेकर बचन सिंह के पास जाना चाहती है, जहां बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी कि वह क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। दिन में उसने उस कमरे को देखा था अच्छे से, इसलिए उसको पता था कि कहाँ क्या रखा है, तो अंधेरे में वह आसानी से चली गई। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरों को और भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली आ रही हो। नीचे एकांत, अंधेरा, घुटन, पाप। तो ये एक महिला की परेशानी को दर्शाया गया है। उसके दिमाग में क्या क्या आता है जब वह ऐसे किसी अनजान व्यक्ति का एहसान अपने ऊपर लेती है, तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है, ये बड़े अच्छे से दर्शाया है कमलेश्वर जी ने। बचन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौटी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर की सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बे आवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। अंधेरी जो रातें होती हैं उसमें आवाज बहुत ज्यादा दूर तक अपने आप गूंज जाती है। सुनी रातें होती हैं, वही यहां पर दर्शाया है। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बचन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा लेकर हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। कड़ा उसने अपने हाथ में ले लिया और वह कहता है, सुनो। आगे क्या कहता, आगे की कथा हम पढ़ते हैं। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए वह
कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बचन सिंह दवा खाने की ओर। तो क्या होता है, वो उससे कड़ा लेता नहीं है बचन सिंह और वापस उसकी कलाई में उसे पहना देता है और दोनों अपनी अपनी कोठरियों की ओर चल देते हैं। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी और ऊपर धुएं की लकीर बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मां सुनाया करती थी, ये जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस रचना की ये पंक्ति है, इसे नोट कर लीजिएगा। मां सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल की तरह गढ़ती रही कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। तो बचन सिंह का तबादला कहां हो गया था? मैनपुरी के सदर अस्पताल में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वह परसों यहां से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा, यानी कि उसको शक हो गया था, उसके मन में ये शक घर कर गया था। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा था तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहां जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई दिए जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे। जरा सा बेखबर होने पर भी बींद सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांपकर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह से राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। यानी कि उसमें उसको संदेह का राक्षस उसके मन में पैदा हो चुका था। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। कितने दिन बाद लौटा था? 15-20 दिन बाद। ऑप्शन में दिया मिलेगा 15-20 दिन, तो इसे ही टिक करके आइएगा। घर का ताला जब खोला तब रात झुकाई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। यानी गली में कोई स्ट्रीट लाइट, कोई लालटेन, कोई बत्ती का कुछ नहीं था साधन। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिक रही थी। तो यहाँ पर कुछ गौण पात्रों के नाम आए हैं, वो नोट डाउन कर लीजिएगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। सुनार का नाम क्या था? जमुना सुनार, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू की धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपना जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे।
जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा। किसने देखा? जगपति की चाची। ये भी गौण पात्र है और इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि ये किसने कहा है? ये जगपति की चाची ने कहा है और इसमें चंदा को कुल मां कहकर संबोधित किया है। ये उसके बांझपने के लिए एक व्यंग्य था चंदा के ऊपर, उसको कुलमा कहकर जो पुकारा है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझला कर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। क्या कहा चंदा ने कि तेल नहीं होगा, अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया। कोई इतनी बड़ी बीमारी से उठकर आया है और आते ही उसको इतनी जली कटी सुननी पड़ रही है तो उसको क्रोध आना एकदम मुनासिब लगता है। लेकिन चंदा ने उस समय पर संयम से काम लिया और उसने कहा कि ऐसे ही काम चला लेंगे। और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। जब इन्होंने कहा है कि तुम्हारे घर न तेल होगा न, कहते कहते वो रुक गया। ये एक ताना था उसके बांझपने पर। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए। चाची की बातें उसे याद आ रही थी और चंदा के दिल में यह बात चुभ गई थी, तुम्हारे कभी कुछ न होगा, जो कि जगपति ने कही थी। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु जैसा रह गया। वो हीन भावना से ग्रस्त हो गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहरे उठता था। फिर जैसे कभी कुछ तब्दील हो गया हो, उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। ये किसके लिए कहा गया है? जगपति के लिए कहा गया है। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार की चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बन जाने के बाद उसकी आवाज फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल में जन्मे बच्चे के गबवारे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा
जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम 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 से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मीठा हुआ सा आभास। नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज, उसकी लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक, उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। उसने बच्ची कहकर संबोधित किया चंदा को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि चंदा को बच्ची के नाम से भी उसने संबोधित किया है। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसको लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसारकर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेने के लिए चाहत की कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। क्या टकराया था? वह जैसे होश में आया, वो चौंक गया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे से टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ कुछ हाथ में आया। अपने को संयत करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों कड़े उसमें लिपटे थे। पोटली में क्या था? चंदा के दोनों हाथों के कड़े थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। अब उसके मन में जो संदेह का भूत घर कर गया था वह और भी बड़ा आकार लेने लगा था। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी, वे सब दवाइयां और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई, रक्त पानी हो गया। थोड़ा संयत हुआ, उसने वे कड़े उस रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा से उड़कर भटकने वाला तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता कि जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है? चंदा के हाथ वह यह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को ही स्वयं उधार कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर
किस संपत्ति पर, क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। कोई और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं, एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसे उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। यहाँ पर गरीबी को दर्शाया गया है और उसमें भी किस प्रकार सोच समझकर एक गरीब आदमी खर्चा करता है वह बखूबी दिखाया गया है। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारी को किफायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों के किस मुंह से मांगकर वह गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया और हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए न 2 मिनट और, अपनी आंख से देख लीजिए और उसे समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। तो ये जो है ये चंदा बातें कर रही है एक ऐसे व्यक्ति से जो जगपति के दिमाग में आ तो रही है जिसकी परछाई, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है ये कौन। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ये किसका कथन है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोई पुरुष स्वर था यह। वो कौन था? वो कंपाउंडर बचन सिंह ही था। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। वो एक बार तो सोचता है कि वो अचानक से अंदर घुस के और देखे कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है, लेकिन फिर क्या होता है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बचन सिंह। अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूं, भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने उस बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की, जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। तो ये कथन चंदा ने कहा है कंपाउंडर के लिए। ये नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। क्यों, क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसते बैठ सकते हो। वो कहते हैं कि तुम इतनी छोटी जान पहचान में किसी के घर पे ऐसे घुस के बैठ जाओगे कि जब उनका मर्द घर पर ना हो, तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुंह पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। यानी वो बचन सिंह का एहसान अपने सिर पर ढो रहा है होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। ये जली कटी वो चंदा के बारे में कह रहा है, उस पर कटाक्ष कर रहा है। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता।
बचन सिंह के साथ वह जब तक रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार। यह मानो कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े से कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है कुछ और वह सोचता है कुछ। सुख शायद हाँ शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना शायद हाँ शायद नहीं। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन शायद हाँ शायद नहीं। तो इस प्रकार उसके दिमाग में तरह तरह के ये प्रश्न उठते हैं और उनके मन में शंकाएं उठती हैं। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। और उस दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण की ओर जगपति लकड़ी की टाल खुल गई। जगपति ने क्या खोला था? लकड़ी की टाल खोली थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बोर्ड तक टंग गया, बोर्ड टांग दिया। टाल की जमीन का लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हो गया। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद के मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया। गांठें एक और रख दी गई। चैलों का चट्टा करीगे से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिया गया। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते इमारत की लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है और समय का उपयोग है। दिन भर वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे उसने अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। तो ये जो काम है ये भी कंपाउंडर बचन सिंह ने ही उसका शुरू करवाया है, उसकी सहायता की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वह कामगार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, काटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखकर तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसके बाद उसके मन को अभी भी ये बात खाई जा रही थी कि मैं बचन सिंह की सहायता से और मैं ये काम धंधा शुरू कर पाया हूं। उसे लगता है एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी, इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तोलकर बेच दिया जाएगा और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों पर पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच से की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। ये जो है बहुत देर तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जगपति जो है अपने अंदर कुड़ता रहेगा, अपने आप को कोसता रहेगा और वो अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी चंदा से भी बहुत खार खाए हुए रहता है। और बचन सिंह जो है
वो उसके घर पर आता जाता रहता है, उसके साथ में बैठकर खाता पीता है। बचन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है, और तरकारी का स्वाद भी न मेरा। होटलों पर तो ये मसाला ही मसाला होगा या फिर सिर्फ तरकारी ही तरकारी होगी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने लायक ये पंक्ति है कि किसने कही है और किससे कही है, या फिर किस रचना की ये पंक्तियां हैं। आगे हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पंक्तियां इसमें देख लेते हैं, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। सिरका अगर इनमें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। ये यहां पर खाने पीने की ही बात कर रहा है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। आगे देख लेते हैं इसमें, यहां पर गिद्ध, हाँ ये जो है, राजा रोज सवेरे सवेरे टहलने जाते थे, माँ कहानियां सुनाया करती थी। देखिए इस पैराग्राफ तक वही है, वो टाल पर अपना पड़े पड़े और उसके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। बचन सिंह और चंदा को लेकर उसके मन में संदेह जो है वो बहुत ज्यादा घर करने लग जाता है, वह अपने आप को कोसता रहता है, अंदर ही अंदर वह कुड़ता रहता है। आगे क्या कहते हैं इस कहानी में, राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतारनी उसे देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़ेगी। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाद से भर दे। तो जगपति को, राजा को किसने टोका था, सुबह सुबह किसने देखा था, मेहतरानी ने। ये नाम नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। आगे, और सब राजसी वस्त्र उतार कर राजा उसी क्षण जंगल की ओर चल दिए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी। फिर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंची जहां वे टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर, रानी किसका भेष धारण करती है, भटियारिन का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको नोट कीजिएगा। और क्या हुआ, राजा के पास रात में पहुंची, रात भर उनके साथ रहने और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चल दिए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात की मेह की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। इसमें क्या होता है कि फिर राजा को यह शक हो जाता है कि यह किसका बालक है, और वह रानी के ऊपर शक करने लग जाता है, उसको संदेह करने लग जाता है और उसे छोड़। और जब ये खबर फैल जाती है तब क्या होता है, नुक्कड़ पर जमुना सुनार जो था, हमने एक बार पहले भी देखा था, इसका नाम आया है। जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुराही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मीजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी गिराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। ये देखिए किस किसने क्या क्या सुना है, ये कुछ गौण पात्रों के नाम आए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। किराने वाला कौन है, बंसी है, ठीक है। और सुदर्शन दर्जी का नाम आया है, जो सुदर्शन दर्जी ने सुना। हंसराज पंजाबी ने सुना और जगपति की बेवा चाची ने सुना, ठीक है। इन्होंने विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है किस उसके पेट में, और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपोटर के। तो किस किस ने ये सुना है,
इनका नाम आप नोट कर लीजिए, इनको याद रखिएगा। इनका नाम पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ही प्रबल संभावना है इसकी। मैं जाने कहां से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई, इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी की घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया। ये किसने कहा है? ये वाला कथन जो है ये है चाची का कथन है ये, और इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा कि 6 साल तक उनका बच्चा नहीं हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये कथन है चाची का। आगे है क्या? औरतें देवलोक की देवियां की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता को की महानता के बोझ के से दबी धीरे धीरे खिसक गई। यानी कि औरतें ये बात सुनते सुनते वहां से निकल गई थी। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर, अब वो सोचता रहता है और अंदर से वह कूड़ता रहता है, और जो एक दरख्त उसको दिखता है जिसके ऊपर एक हरी पत्ती थी, उसको वो ताड़ता हुआ देखता हुआ कुछ कुछ उसमें सोचता रहता है। उसके मन में बहुत सी बातें चलती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके अंत में क्या होता है? जब वो टाल पर वो सूखे हुए दरख्त को देखता है जिसके ऊपर हरी पत्तियां थी, वो पत्तियां भी झड़ जाती हैं और वो सूखा हुआ दरख्त वहां पर बच जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई है। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से नीचे धोती सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो जाता है। नजर कमरे में गई तो लगा पराये स्वर यहाँ गूंज रहे थे, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। अंधेरा जो है वो सैलाब की तरह बढ़ रहा था। अजीब निष्पद्धा असमंजस, गति पर पथभ्रष्ट, शक्लें पर आकारहीन। ये ब्यौरा दिया है उस समय शाम को जब वो घर लौटा है हमारा जगपति, तब क्या है। खाना खा लेते चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कोर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला अच्छा। चंदा फिर बोली, मैं बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी मैंने, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फक फक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर तो विचलित हुआ, पर जैसे पैर जम जाने के लिए। उसके होठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी से जबरन दबाते हुए वह भी फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है? बेशरम, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। ये है, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। कहां से है ये? उसके होठ फड़के। अगर आएगा एग्जाम में तो यहां से वो पूछ लेगा, उसके होठ फड़के से लेके और लाश तले तक। और पूछा जा सकता है ये किसने किससे कहा है अथवा किस रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। यानी चंदा कहना चाहती है कि जब मैं तुम्हारी सेवा के लिए और उसको कंगन देना चाहती थी, उसके सामने मैंने विनती की थी, तब तो कुछ नहीं था। लेकिन अब जब तुम्हारे काम के लिए और मैंने उससे समझौता किया है, उसको खाना वाना खिला देती हूँ, तब तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा है। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर
आग सुलगाता पड़ा, यानी जगपति ने उसको थप्पड़ भी मारा। अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी बिराने में तालाब के बगल कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह न जा पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। अभी क्या है, आगे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। शकूरे बाग से लगे दड़े पर किसी ने आवाज लगाई। शकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नघा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी बेचने के लिए आ पहुंची थी। शकूरे के ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दें। वो कहता है वो जो एक पेड़ जिसको वो देखता रहता था उसको भी छांट देते हैं, लेकिन वो उसको मना कर देता है। लेकिन फिर जगपति मान जाता है और उसको काटने के लिए वो कह देता है। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई, शहर के लिए रवाना हो गई। बहुत कुछ खास नहीं है। ये वाला देख लेते हैं, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी। ये फिर से वही पुरानी राजा वाली कहानी यहाँ पर शुरू हो गई है, जो समांतर चलती है जगपति और चंदा की कहानी के। राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की, पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूदकर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लगाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर आए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये 2 बालक कहां से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन 2 बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये तुम्हारे ही बालक हैं, उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि राजा को वही शक का भूत उसके सिर पर चढ़ गया था। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तखत पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया, तब पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा को लड़का हुआ है। तो चंदा को लड़का होने की खबर जगपति को कौन देता है? मुंशी जी देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर नोट डाउन कर लीजिए। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं जगपति भैया। ठीक है, आगे क्या होता है आगे देख लेते हैं। ये उसको समझाता है जगपति को और वहां से चला जाता है। फिर जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे की शर्म लिहाज। वो बच्चा लेने के लिए अदालत में गुहार लगाने के लिए कहते हैं। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा। लेकिन जगपति शर्म से तरतर है। वो कहता है कि किस मुंह से अब मांगू, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूं, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। रात झुकाई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे गली तक गए। अपनी कोठरी आने पर
पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा, ऐसे चलता चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुल बोरन। ये भी पंक्ति जो है, जितनी भी जली कट्टी बातें हैं ये चाची ने कही हैं। बेझिझक आप टिक लगा कर आ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजा निर्बंसिया की ये पंक्तियां किसकी हैं, तो जो जली कट्टी बातें हैं वो सारी चाची ने कही हैं। टिक लगाकर चाची पे आ जाइएगा बेझिझक। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था, बेवा चाची की वह जहर बुझ तीर आ गए राजा निर्बंसिया। उसको वही बातें याद आती हैं और वह सोचता है चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती उस रात की शिशु चंदा। उसके दिमाग में बहुत तरह की ये बातें चल रही हैं कि वह मां नहीं बनती तो कम से कम उसे ये सब ताने सुनने को नहीं मिलते। आगे क्या है, पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है, उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। वह अपने आप को धिक्कारता है, आखिर क्या मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है या मुझे जलाने को। वो सोचता है कि वो मुझे जलाने के लिए कर रही है या वो बर्दाश्त कर रही है। वह मुझे नीच समझती है, कायर, नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है, कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहिए को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती, नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाने लायक पंक्ति है। जितने भी पंक्तियां मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगवाता जा रहा हूं उन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे फिर किसी का भी एग्जाम हो। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उस फूल से अंधेरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। बहुत सारे विचार उसके मन में आ रहे हैं। दिया जलाने के लिए सोचता है, लेकिन घर में तेल नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची, मां सुनाया करती थी। अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। इसका कहने का तात्पर्य यह है, ये समांतर जो कहानी चल रही है इसमें और जगपति में समानता है। जगपति को भी यह लगने लग गया है कि वह उसी का पुत्र है, पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया। यहाँ पर अंतर है, दोनों में अंतर दिखाया गया है। वहां पर राजा को यकीन हो गया था, लेकिन यहाँ अपने आप में घुटकर, अपने आप से द्वेष भाव से भरकर, हीन भावना से भरकर वह जगपति तेल और अफीम पीकर मर गया। ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार जगपति की मौत हुई थी, तेल और अफीम पीकर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं,
ये बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे दिखाया गया है दोनों समय की कहानियों में। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े। उन्होंने दो काम किए, एक तो मंदिर बनवाया और एक सिक्के पर बड़े राजकुमार की तस्वीर लगवाई। लेकिन जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े थे, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जगपति ने जो दो पर्चे छोड़े वो किस किस के नाम थे, ये नोट कर लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर। चंदा को उसने लिखा था, क्या क्या लिखा था दोनों पर्चों में? चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। ये लिखा था उसने चंदा को। और कानून को क्या लिखा था? किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, जगपति ने कहा है, और ये राजा निर्बंसिया रचना से है। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से दिलवाए जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर यहाँ पर कह के लेखक बहुत एक गंभीर संदेश हमारे समाज को देना चाहता है, और वो संदेश बहुत तरह के हो सकते हैं। इसमें से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसीलिए कहानी यहाँ समाप्त होती है और कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यूनिट 2 जिसको देखनी है, यूनिट 2 की बन गई है हमारी प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिए। यूनिट 2 के सारे क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी पक्की कर लीजिए। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर सारा सिलेबस आपको फ्री में करवाया जाएगा, जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। और ये प्लेलिस्ट जाकर अच्छे से जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनापन दिखाइए। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।